वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, यहाँ पर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास से। तो उत्तराखंड के सारे हम यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे और आप जैसे अजय रावत जी की बुक पढ़ेंगे या कोई भी बुक आप पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि उस बुक को आप बार बार पढ़ते रहें। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप बना लेते हैं और उन नोट्स को आप फिर बार बार जो है स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो उससे काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात है, नोट्स किस तरीके से बनाए जाए, कैसे बनाए जाए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए यही रहने वाली है। इसमें आपको उत्तराखंड के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको उत्तराखंड के नोट्स बनवाऊंगा। कॉपी पेन लेकर के आप तैयार हो जाइए और स्टेप वाइज आप पूरे नोट्स से देख लीजिए। दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास से। तो हिस्ट्री, चाहे उत्तराखंड की हो या फिर कोई भी हिस्ट्री हो, तो आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए दोस्तों इसको विभिन्न भागों में आपको बांट लेना होता है। देखिए, हिस्ट्री को हम सबसे पहले स्टडी करने के लिए, सुविधा के लिए, और आप कह सकते हैं विभिन्न भागों में बांट लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 भाग सबसे मुख्य होते हैं, चाहे आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ले लें, चाहे आप वर्ल्ड वाइड ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। इसको पाषाण युग या प्रस्तर युग भी बोला जाता है। दूसरा हम इसको बांट लेते हैं दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में, ठीक है। और तीसरा इसका होता है ऐतिहासिक काल। जो इसकी जो एज है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी विभिन्न जगहों पर, लेकिन जो सर्वमान्य है, मतलब अधिकतर जो माना है लोगों ने, तो इतिहासकारों ने वगैरह ने, तो वो यहाँ पर मैंने इसकी एज लिखी है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो है 3000 ईसा पूर्व से पहले की जो चीज़ें थी वो प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे। और आदि ऐतिहासिक काल की जो आयु मानी जाती है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और जो ये ईसा के जन्म से पहले की जो चीज़ें होती हैं, आपको पता ही होगा, वो इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। 3000 से 600 के बीच, फिर वो 0 तक आएगी, 0 के बाद फिर बढ़ना शुरू होगा। उसी प्रकार से ऐतिहासिक काल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के जो अब तक का पूरा समय, यही ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। आगे हम समझेंगे, आपको मैं ब्रीफली बताऊँगा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को हम पुनः 3 भागों में स्टडी करते हैं। पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। उसके बाद ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक काल को भी हम पुनः 3 तरीके से स्टडी करते हैं। एक तो प्राचीन काल के अंदर हम स्टडी करते हैं, दूसरा मध्यकाल, तीसरा जो है आधुनिक काल, ठीक है। और इनकी इंपॉर्टेंस और ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करता हूँ मैं आपको ब्रीफली यहाँ पर। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करेंगे, जिसको पाषाण युग भी बोला जाता है, प्रस्तर युग भी बोला जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों कोई भी लिखित विवरण, आपको इतिहास का कोई लिखित प्रमाण, लिखित विवरण नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है, फिर हम कैसे ये मान सकते हैं कि यहाँ पर इस काल में मनुष्य का निवास रहा होगा। तो इसकी जानकारी या इसके साक्ष्य दोस्तों हमको पाषाण उपकरण जो प्राप्त हुए हैं उनसे होती है, मिट्टी के कुछ बर्तन हमको मिले हैं उनसे होती है, और कुछ खिलौने आदि कुछ ऐसे ही चीज़ें हमको मिली होती हैं, मृद भांड वगैरह, ये सारी चीज़ें, इससे हम ज्ञात करते हैं कि इस समय मनुष्य का अस्तित्व रहा होगा। आगे हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल की। तो आदि ऐतिहासिक काल को सामान्यतः कांस्य युग भी बोला जाता है। तो इसमें इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, तो ये लिखित साक्ष्य भी यहाँ पर आपको मिले हैं और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ, लिखित साक्ष्य तो कुछ मिले हैं, लेकिन उनकी लिपि ऐसी है जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकती, यानी कि अस्पष्ट हैं, ठीक है, पढ़े नहीं जा सके हैं। तो इस तरीके से हम इसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा जो है, इसी में जो है, इस काल में जो है एक विशेष प्रकार का धातु हमको प्राप्त हुआ था, जिसको कांसा बोला जाता है, ठीक है। तो कांसे का इस्तेमाल इस काल में हुआ था, जो तांबे और टिन को मिला करके एक मिश्र धातु बनाई जाती है। बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल को आप जानते ही हो, इसमें जो लिखित साक्ष्य है वो पढ़ा भी गया है और भरपूर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो ब्रीफली हमने इतिहास के बारे में समझने की कोशिश की। अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के आप आते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो ये प्रागैतिहासिक युग से हम शुरू करेंगे। अब भाई, हमने कहा कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल में जो है कुछ चीज़ें हमको मिली हैं, इससे हमको ऐसा माना जाता है, इससे हम ऐसा मान सकते हैं कि
इस समय मानव ने निवास किया होगा, मानव का अस्तित्व यहाँ पर रहा होगा। तो मानव निवास की पुष्टि जो है हमको किन चीज़ों से होती है? पाषाण उपकरणों से होती है, गुफाओं से होती है, शैल चित्र से होती है, इनके कंकाल हमको प्राप्त हुए हैं उनसे होती है, कुछ मृत भांड मिले हैं और कुछ धातुओं के उपकरण हमको मिले हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में उत्तराखंड में मानव ने निवास किया होगा। तो इन प्रमुख साक्ष्यों में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट आते हैं उनको मैं आपको बताते हुए चलूँगा और बाकी चीज़ें भी हम यहाँ पर स्टडी करते हुए चलेंगे। देखिए, प्रमुख साक्ष्यों के अंतर्गत सबसे पहले हम जो जिस हिसाब से खोज हुई है उसी हिसाब से हम इसको पढ़ते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले लाखोडियार का नाम आता है जिसको लाखों गुफा भी बोलते हैं। ठीक है, गुफा को ही आपको पता है दोस्तों, पहाड़ी भाषा में चाहे कुमाऊनी गढ़वाली कुछ भी है, तो यहाँ पर गुफा को उड्यार बोला जाता है, कहीं पर उड्यार, कहीं पर ओड्यार, कुछ इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल होता है। तो इसके खोजकर्ता का नाम है एमपी जोशी। ठीक है, एमपी जोशी ने 1968 में लाखों उड्यार की खोज की थी। और आपको बता दो दोस्तों, प्रागैतिहासिक शिलाश्रय चित्रों की इसको पहली खोज माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस लाइन को पूरा का पूरा ऐसे ही उठा करके आपके पेपर में पटक दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना आपने। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। बाकी अगर इसकी लोकेशन की आप बात करेंगे तो ये अल्मोड़ा बाड़ेचिना के पास सुयाल नदी है, तो सुयाल नदी के तट पर जो है लाखों उड्यार गुफा स्थित है। तो नागफनी के आकार का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नागफनी के आकार की कौन सी गुफा है? लाखों उड्यार है। नागफनी से ही मिलता जुलता आपको एक आगे और बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है। और ये जो विशेष है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं, प्रागैतिहासिक शिलाश्रय चित्रों की ये पहली खोज है। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें और हैं, जैसे इसका मुख्य विषय क्या है। तो इसमें जो मुख्य विषय दर्शाया गया है वो सामूहिक नृत्य का मुख्य विषय है दोस्तों यहाँ पर। तो सामूहिक नृत्य जो है किस में दर्शाया गया है? लाखों उड्यार में दर्शाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे इसमें कुछ समय पहले तक दोस्तों यहाँ पर एक नर्तक मंडली दिखाई पड़ती थी, जिसमें लगभग कितने लोग थे? 34 लोग थे। ठीक है, और जो है एक में 34 लोग और दूसरे में 28 आदमी पूरी तरीके से गिने जा सकते थे, लेकिन समय के साथ जो है कुछ धुंधले हो गए, कुछ मिट गए हैं। अभी जो है स्पष्ट रूप से इतने नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आती है मुख्य विषय के अंतर्गत ही, नेक्स्ट पॉइंट, तो वो ये है दोस्तों, इसमें जो है उत्तर की ओर 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दर्शाया गया है। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, आपको बता दूं, ये ऐसे का ऐसे ही उठा करके इसे भी पटक दिया जाता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर किन किन रंगों का, इन चित्रों को बनाने के लिए कुछ रंगों का प्रयोग होता है, प्रत्येक गुफा में हुआ होगा। तो यहाँ पर सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काले रंग का इस्तेमाल हुआ है। कहाँ पर? लाखों उड्यार में, जो है चित्रों में, लाखों उड्यार के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? निम्न में से आपको आंसर बताना होता है। ये 4 रंग, सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काला। ठीक है, इसके अलावा एक हरा कलर दे देंगे तो आप पीला दे देंगे, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा दोस्तों फड़का नौली आता है। तो फड़का नौली की खोज जो है 1985 में हुई थी। ये की थी डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। ठीक है, तो 65 के बाद जो है, अब देखिए सबसे पहले मैंने कहा आपको उसके आधार पर ही बताऊंगा। 68 के बाद 85 में जो है फड़का नौली की खोज हुई, डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की। तो दोस्तों इसके लोकेशन की अगर आप बात करेंगे तो ये लाखों उड्यार से लगभग आधा किलोमीटर पूर्व फड़का नौली चुंगी घर के पास है। ठीक है, जब आप बाड़ेचिना से लाखों उड्यार को देख करके अल्मोड़ा की तरफ को बढ़ेंगे तो आपको लाखों उड्यार से आधा किलोमीटर पूरब की तरफ को, अल्मोड़े की तरफ को फड़का नौली चुंगी घर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 शिलाश्रय मिले हैं। ठीक है, 3 शिलाश्रय यहाँ पर मिले हैं। जो पहला शिलाश्रय है, इसमें जो है जो शिलाश्रय की छत है वो नागराज के फन की तरह की है। ठीक है, नागराज के फन की तरह की है, और जो है जो जैसे फन बाहर को निकला होता है उस तरीके से। दूसरा इसमें शिलाश्रय है। ठीक है, इसमें जो है जो चित्रण किया गया है वो 10 स्थानों पर चित्रण इसमें पाया गया है। और जो तीसरे प्रकार का शिलाश्रय यहाँ पर तीसरा शिलाश्रय मिला है, वो जो है ऐसा माना जाता है कि वो आवास के लिए इनके उत्तम रहा होगा। ये उन्होंने अपने रहने की जगह बनाई होगी। ये फड़का नौली में है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं पेटसाल की। तो पेटसाल की खोज 1989 में हुई थी। ठीक है, 1989 में इसकी खोज की थी। इसके खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर यशोधर मठपाल थे। ठीक है, इससे पहले वाले की भी यही थे, मैंने आपको बताया था। बात करेंगे इसकी ज्योग्राफी की, इसकी स्थिति, इसकी लोकेशन की। तो ये अल्मोड़ा, पेटसाल, पूनाकोट गांव के बीच में। ठीक है, अल्मोड़ा, पेटसाल, पूनाकोट गांव के बीच में ये जो है ये शिलाश्रय है। यहाँ पर 2 चित्रमय शिलाश्रय
जो है पाए गए हैं। देखिए, एक तो शिलाश्रय है पश्चिम दिशा वाला शिलाश्रय और दूसरा है पूरब दिशा वाला शिलाश्रय। अब इन दोनों में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या विशेषता है ये हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये शिलाश्रय है पेड़साल का, 2 शिलाश्रय जो यहाँ पर पाए गए हैं जिनमें चित्रयुक्त हैं, चित्र जो है इसमें पाए गए हैं, इनको जो है दोस्तों जो स्थानीय पत्थर निकालने वाले हैं उन लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। ये भी क्वेश्चन में हो सकता है पूछ दे आपसे कि किस शिलाश्रय को स्थानीय पत्थर निकालने वालों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, तो वो पेड़साल का शिलाश्रय है। ठीक है, अब इस बात करते हैं जो पहला जो पश्चिम दिशा वाला शिलाश्रय है ये 8 मीटर गहरा है और 6 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी जो छत है दोस्तों वो 4 मीटर बाहर को निकली हुई है। और दूसरा जो पूर्व वाला शिलाश्रय है इसमें इसकी गहराई 3.10 मीटर है, इसकी ऊंचाई 4 मीटर और इसकी छत जो है 2 मीटर लंबी है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से। और उसके बाद जो यहाँ पर विशेष है तो हम बात करेंगे विशेष की पेड़साल के जो शिलाश्रय है इसमें क्या विशेष था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नृत्य करती हुई कुछ मानव आकृतियाँ दिखाई देंगी जिनको कैसे रंग से रंगा गया है, कत्थई रंग से रंगा गया है। तो पेड़साल के चित्रों को कैसे रंगों से रंगा गया है, कत्थई रंगों से। ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लेना। तो उसके बाद बात करते हैं फलसीमा की। तो फलसीमा भी जो है इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने पिछले एग्जामों में देखा होगा कई बार इससे आता हुआ क्वेश्चन। तो जब आप दोस्तों धारानौला से जाते हैं और पिथौरागढ़ रोड पे तो आपको एक बैंड दिखता है फलसीमा, एनटीडी की तरफ को जाते हैं, ये फलसीमा रहा। तो इसी के आसपास यहाँ पर को अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये जो है इसकी लोकेशन है। तो यहाँ पर 2 चट्टानें पाई गई हैं। ठीक है, तो 2 चट्टानों में एक चट्टान तो ऐसी है जिसमें कोई भी ऐसा पृष्ठ नहीं है जिस पर चित्र बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जिस पर चित्र देखे जा सकते हैं, ऐसा पृष्ठ वहाँ पर नहीं पाया गया है। जो दूसरी चट्टान है दोस्तों, यहाँ पर कुछ चित्र पाए गए हैं। अब ये चित्र जो पाए गए हैं इन चित्रों में क्या विशेष है इस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योग और नृत्य मुद्रा वाली मानव की कुछ आकृतियाँ पाई गई हैं। ठीक है, योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन सीधा उठा के पूछता है कि भाई योग और नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों, ये फल सीमा से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है ल्वेथाप। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा हमारे लैंग्वेज में ल्वेक बोलते हैं ब्लड को। ठीक है, थाप मतलब चित्र आप ले सकते हैं, उससे आकृति ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ल्वे का मतलब लाल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, आगे इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसकी ज्योग्राफी की बात करेंगे, लोकेशन की बात करेंगे तो दोस्तों ये अल्मोड़ा विंसर मोटर मार्ग डीना पानी के पास है ल्वेथाप। ठीक है, और इसकी यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं तो इसमें 3 शिलाश्रय मिले हैं। ठीक है, जिसमें जो है प्राचीन चित्र बने हुए हैं। जो ये चित्र हैं दोस्तों ये प्राचीन पुराने चित्र हैं और इन चित्रों का में जो है जो इस्तेमाल किया गया कलर का वो लाल रंग का किया गया है। तो इस लाल रंग के उपयोग होने की वजह से ही इसका नाम क्या रखा होगा, ल्वेथाप रखा होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और लाल रंग का इस्तेमाल, किस रंग का इस्तेमाल किया गया है ल्वेथाप के चित्रों में बोलेंगे तो लाल रंग का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डॉक्टर यशोधर मठपाल का मानना है कि कभी ऐसा हुआ होगा जो लाखूडियार है और ल्वेथाप है, इन दोनों के जो निवासी हैं इनके आपस में बहुत अच्छे संपर्क रहे होंगे। ठीक है, जो ल्वेथाप और लाखूडियार जो है एक दूसरे के आमने सामने है, एक दूसरे को मतलब वहाँ से उधर नज़र जाती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो ल्वेथाप है यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये लाल रंग के इसमें चित्र लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और दूसरा इनकी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपस में संपर्क में रहे हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर विशेष है वो है कि मानव को यहाँ पर शिकार करते हुए दिखाया गया है और हाथों में हाथ डाल करके जो है नृत्य करते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है, कहाँ पर, ल्वेथाप में। ठीक है, ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं गोरखा उडियार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनते हैं। तो दोस्तों इसके खोज करता है राकेश भट्ट। ठीक है, तो इसकी स्थिति अगर आप ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ये चमोली के डुंगरी गांव में है, तो अलकनंदा के किनारे। ठीक है, इसकी स्थिति है ये वहाँ पर है गोरखा उडियार। और उसके बाद यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, तो यहाँ पर मतलब मुख्य जो थीम है दोस्तों वो पीले रंग का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो पीले रंग का जो है, चाहे वो चट्टान हो, चट्टान भी यहाँ पर पीले रंग की थी और पीले और लाल रंग के चित्र जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। पीले और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस समय वर्तमान में अभी ये कुछ धुंधले पड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पीले रंग का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है,
अब डॉक्टर यशोधर मठपाल ने माना है, उनका मानना है कि यहाँ पर जो है 41 आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 41 आकृतियाँ इसमें मिली हैं, जिसमें से 30 आकृतियाँ जो थी वो तो मानवों की हैं, और 8 आकृतियाँ जो हैं वो पशुओं की आकृतियाँ हैं, और 3 आकृतियाँ पुरुषों की हैं। टोटल 41 आकृतियाँ मिली हैं, किसके अनुसार? डॉक्टर यशोधर मठपाल के अनुसार। अब आप कहेंगे भाई 30 मानव आकृतियाँ तो मिली हैं, तो लास्ट में 3 पुरुषों की आकृतियाँ क्या होता है? भाई जो 30 मानव आकृतियाँ हैं तो वो इस तरह की मानव आकृतियाँ मिल गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर ना पुरुष या महिला या कि बच्चे कुछ हम जो है नहीं बता सकते। बस ये है कि ऐसा आकलन किया इन्होंने कि 30 ये मानव आकृतियाँ हैं। 8 पशु यहाँ पर साफ देखे जा सकते, बाकी 3 जो पुरुषों की आकृतियाँ हैं वो स्पष्ट है कि 3 ये पुरुषों की आकृतियाँ हैं। अब इतनी चीज़ें तो विशेष है, इसके अलावा कुछ विशेष जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये चित्रकला की दृष्टि से दोस्तों उत्तराखंड की संभवतः सबसे सुंदर कृतियाँ इनको माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीधा सीधा उठता है यहाँ से क्वेश्चन। और मनुष्य को त्रिशूल प्रकार के से अंकित किया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो त्रिशूल के आकार से यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है मनुष्यों को। ठीक है, और यहाँ पर बकरी नुमा जानवरों के छायाचित्र मिले हैं, मैंने कहा ना 8 पशु भी मिले हैं और मानव भी मिले हैं। और उसके बाद मुख्य विषय जो है इन चित्रों का पशुओं को हांका देकर घेरना, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया। अब क्वेश्चन बनेगा कि पशुओं को हांका देकर घेरना कहाँ पर दिखाया गया है, किस शिलाश्रय में प्रदर्शित किया गया है? तो वो आपको गोरखा वडियार में दिखाया गया। लाखों गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार हैं, ठीक है, ये भी सीधा सीधा प्रश्न बनता है, लाखों गुफा से अधिक चटकदार हैं यहाँ के चित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किमनी गांव, तो दोस्तों किमनी गांव की अगर ज्योग्राफी की आप बात करेंगे तो ये चमोली है, कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर। ठीक है, थराली के पास किमनी गांव में। उसके बाद इसकी में से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो श्वेत रंग के सफ़ेद रंग से चित्रित जो है कुछ शिलाश्रय यहाँ पर मिले हैं। देखिए अब यहाँ पर किमनी गांव में कैसे रंग का इस्तेमाल है? सफ़ेद रंग का इस्तेमाल है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हथियार दिखाई दिए हैं और कुछ पशुओं की आकृतियाँ यहाँ पर प्राप्त हैं। जो हथियार हैं वो हथियार कैसे हैं? चित्रमय हथियार हैं, चित्रित हथियार हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी इस समय जो है ये भी अत्यंत धूमिल हो चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे बात करेंगे पुरोला उत्तरकाशी में जो है, तो पुरोला में दोस्तों यहाँ पर एक काले रंग का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो आलेख मिले हैं उन पर कैसे रंग का इस्तेमाल है? काले रंग का। जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर को। तो अभी जो है ये आलेख जो मिला है ये लगभग अब मिट चुका है। ठीक है, इसमें काफ़ी मतलब बहुत कुछ मिट चुका है, बिल्कुल नाम मात्र की ही कुछ चीज़ें इसमें बची हुई हैं इस समय। तो ऐसा माना जाता है, यशोधर मठपाल ने ऐसा माना है कि ये जो आलेख है ये लगभग जो है 2100 से 1400 वर्ष पुराना होगा। ठीक है, इतना पुराना इन्होंने माना है। और इसकी जो लिपि है दोस्तों, इस आलेख की लिपि जो है वो शंख लिपि है। तो शंख लिपि होने की वजह से इसको अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। कहाँ पर? पुरोला में। तो पुरोला शंख लिपि में कौन सा आलेख मिला है? पुरोला का मिला है, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा ब्रीफली बनकोट का। तो बनकोट आपको पता है दोस्तों ये पिथौरागढ़ जिले में आता है, और यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। ठीक है, तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली हैं? बनकोट से मिली हैं। उसके बाद नैनी पातल है, तो ये 1999 में इसकी ये अस्तित्व में आया था, इसको खोजा गया था। यहाँ से 5 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। देखिए 8 मिली बनकोट से और 5 मिली नैनी पातल से। अभी जो ये दोनों ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं बनकोट और नैनी पातल, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये कुमाऊं क्षेत्र और गंगा घाटी की ताम्र संचय संस्कृति की सूचक हैं, ताम्र संचय संस्कृति की गवाह हैं। ठीक है, यानी कि ये कुमाऊं क्षेत्र और गंगा घाटी में जो है तांबे का जो संचय होता था, तांबे की संस्कृति थी, तो मतलब ऐसा माना जाता है ये उसके लिए गवाह हैं, ये सूचक हैं, उसके साक्ष्य हैं। उसके बाद बात करेंगे रामगंगा घाटी। तो रामगंगा घाटी से मुख्य क्या चीज़ें समझ में आती हैं? एक तो यहाँ पर पाषाणकालीन शवागार हमको मिले हैं। ठीक है, शवागार, और दूसरा जो है कप मार्क्स मिले हैं। यानी कि कप मार्क्स का मतलब क्या होता है? ओखलियाँ। ठीक है, तो ओखली मिली है यहाँ से, और पाषाणकालीन शवागार मिले हैं। कप मार्क्स ओखलियों को बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा, कप के आकार की होती है ओखली, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कप मार्क्स बोला जाता है। बात करते हैं उसके बाद दोस्तों, ये चीज़ें पूरी हुई। अब हम महापाषाणकालीन अवशेष। तो महापाषाणकालीन अवशेष के बारे में हम जो है मैं आपको बता दूं, यशोधर मठपाल, डॉक्टर BM खंडूरी और डॉक्टर
MP जोशी ने महापाषाणकालीन अवशेष खोज निकाले हैं, जिसमें से ये अवशेष क्या क्या हैं? एक तो ओखली हैं, दूसरे मृदभांड हैं, समाधान हैं और दीर्घाश्म हैं। तो इनको पूरे डिटेल में हम महापाषाणकालीन अवशेषों को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है। आपको कैसा लगा ये सेशन, आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और अगर इसमें कुछ सुधार आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद।